नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ साहित्य जगत में हलचल मचाई है बल्कि इतिहास भी रचा है। हार्ट लैम्प। हाँ, हार्ट लैम्प। बानो मुश्ताक की लिखी ये किताब हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में आई जब इसे प्रतिष्ठित 2025 इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, खासकर इसलिए कि ये सम्मान पाने वाली ये कन्नड़ भाषा की पहली कृति है। निश्चित रूप से। और हमारे पास इस किताब की एक कह सकते हैं विस्तृत समीक्षा है जो इसकी कहानियों, इसके मूल भाव और इसकी अहमियत पर रोशनी डालती है। अच्छा, तो आज हम इसी समीक्षा के आईने में हार्ट लैम्प की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है बल्कि दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की जिंदगियों, उनके सपनों, उनके संघर्षों और हाँ, उनकी खामोशियों का एक संवेदनशील दस्तावेज है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस चर्चा के जरिए ये समझना कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। हाँ। इसकी कहानियां हमें क्या बताती हैं और बानो मुश्ताक की आवाज वो क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत ही इस तथ्य से होती है कि ये उन आवाज़ों को सामने लाती है जो अक्सर हाशिए पर रहती हैं या अनसुनी कर दी जाती है। जैसा कि समीक्षा बताती है, लेखिका खुद एक पत्रकार, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। हाँ, तीनों भूमिकाओं में। हाँ, और ये त्रिवेणी उनके लेखन को एक ज़मीनी हकीकत और गहरी सहानुभूति देती है। आप पढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं कि ये पात्र सिर्फ गढ़े हुए नहीं हैं बल्कि कहीं ना कहीं असल जिंदगियों से प्रेरित है। हाँ, ये पृष्ठभूमि तो निश्चित रूप से लेखन को एक अलग वजन देती होगी। समीक्षा में 12 लघु कथाओं का जिक्र है जी। लिख करके सब पर जाना शायद मुमकिन न हो, लेकिन कुछ कहानियां और उनके शीर्षक ध्यान खींचते हैं। क्या हम इन्हें कुछ विषयगत समूहों में बांटकर देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे कुछ कहानियां व्यक्तिगत विद्रोह या अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद पर केंद्रित लगती हैं। ये एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। हाँ, कई कहानियां व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिरोध और स्वतंत्रता की चाह को दर्शाती हैं। मिसाल के तौर पर स्टोन स्लैब्स फॉर शाइस्ता महल। शाइस्ता महल के लिए पत्थर की सिल्लियाँ। हाँ, शीर्षक ही देखिए, शाइस्ता महल, एक निजी घरेलू जगह का नाम, और पत्थर की सिल्लियाँ जो निर्माण या शायद कब्र का भी प्रतीक हो सकती है। अच्छा। ये एक महिला के अपने अस्तित्व, अपनी जगह और शायद विरासत के लिए संघर्ष की ओर इशारा करता है। ये पितृसत्तात्मक ढांचे के जड़ प्रतीकों को एक महिला के व्यक्तिगत स्थान से जोड़ता है, दिखाता है कि कैसे संरचनात्मक बाधाएं व्यक्तिगत जीवन को आकार देती हैं। ये दिलचस्प विश्लेषण है। इसी तरह अ डिसीजन ऑफ द हार्ट, दिल का फैसला। हाँ। ये शीर्षक सीधे सीधे अंदर की आवाज, अंतरात्मा और व्यक्तिगत स्वायत्ता की बात करता है। सामाजिक दबावों के खिलाफ जाकर अपने मन की सुनने का साहस। बिल्कुल। और फिर हाई हील शू है, ऊंची एड़ी का जूता। हाँ, ऊंची एड़ी का जूता आधुनिकता, स्वतंत्रता, शायद थोड़ी दिखावे का भी प्रतीक हो सकता है, लेकिन साथ ही ये चलने में असहज भी होता है, बंधन भी महसूस करा सकता है। ये उन विरोधाभासों को दिखाता है जिनका सामना महिलाएं अक्सर करती हैं, आगे बढ़ने की इच्छा और परंपराओं या समाज की उम्मीदों का दबाव। ये आज़ादी की कीमत या उसके स्वरूप पर भी सवाल उठाता है। तो ये कहानियाँ व्यक्ति के भीतर और बाहर के संघर्षों को सामने लाती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ शायद सामूहिक ताकत या सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा जोर देती होंगी। समीक्षा में ब्लैक कोबरास का जिक्र है। हाँ, ब्लैक कोबरास, काले नाग। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, शायद खतरे का भी आभास देता है। ये दिखाता है कि जब महिलाएं एकजुट होती हैं तो वो कैसे स्थापित ताकतों को चुनौती दे सकती हैं। अच्छा। ये संगठित प्रतिरोध की कहानी हो सकती है जहां एकजुटता ही उनका हथियार बनती है। ये व्यक्तिगत संघर्षों से आगे बढ़कर सामूहिक चेतना और कार्रवाई की बात करती है। और इसी कड़ी में शायद बी अ वुमन वंस ओ लॉर्ड भी आती होगी। एक बार औरत बन जा ए खुदा। हाँ, ये शीर्षक तो एक चीख, एक पुकार जैसा लगता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही शक्तिशाली शीर्षक है और सीधे तौर पर महिलाओं के अधिकारों, उनके सम्मान और उनकी मानवीय गरिमा के लिए एक आह्वान जैसा प्रतीत होता है। ये शायद उन गहरी पीड़ाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है जहां व्यवस्था से, समाज से, यहाँ तक कि ईश्वर से भी सवाल पूछा जा रहा है कि उन्हें बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। ये पूरे संग्रह के मूल संदेश को शायद सबसे जोरदार तरीके से सामने रखता है। एक और कहानी जिसका जिक्र है, रेड लुंगी, लाल लुंगी,
हाँ, समीक्षा कहती है कि इसमें सामाजिक भेदभाव जैसे गंभीर मुद्दे को हल्के फुल्के अंदाज में पेश लिया गया है। ये तकनीकी कैसे काम करती होगी? ये लेखक की कुशलता है। कभी कभी हास्य या व्यंग्य के जरिए कही गई बात सीधी आलोचना से ज्यादा असरदार होती है। अच्छा। यह पाठक को बिना उपदेश दिए, बिना भारीपन महसूस कराए मुद्दे की तह तक ले जाती है और सोचने पर मजबूर करती है। ये सामाजिक पाखंड या विसंगतियों को उजागर करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। यह दिखाता है कि गंभीर विषयों को भी सुलभ और मानवीय तरीके से पेश किया जा सकता है। ये तो हुई बाहरी और सामूहिक लड़ाइयों की बातें, लेकिन कुछ कहानियां शायद अंदरूनी दुनिया, मतलब मानसिक और भावनात्मक जटिलताओं पर ज्यादा केंद्रित होंगी, जैसे फायर रेन, आग की बारिश। हाँ, फायर रेन जैसी कहानी एक महिला के आंतरिक संघर्ष, उसकी घुटन और सामाजिक दबावों के बीच पिसने की स्थिति को दर्शा सकती है। आग की बारिश। हाँ, ये रूपक ही अंदर और बाहर की जलन, पीड़ा और शायद एक तरह की शुद्धि की प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। ये सिर्फ बाहरी चुनौतियों की बात नहीं करती, बल्कि मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व, अपराध बोध, इच्छाओं और दमन के बीच के तनाव को उजागर करती है। और फिर शीर्षक कहानी हार्ट लैम्प, दिल का दिया। हाँ, समीक्षा में कहा गया है कि ये कथित तौर पर लेखिका के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। ये इसे और भी खास बना देता है। संभवतः इसीलिए यह कहानी पाठक को सबसे ज़्यादा छू सकती है। दिल का दिया, ये उम्मीद, आंतरिक शक्ति, अंधेरे में रोशनी का प्रतीक है। ये मानसिक स्वास्थ्य जैसे नाजुक विषय को भी सामने ला सकती है, जिसे अक्सर हमारे समाज में नज़रअंदाज कर दिया जाता है या कलंक की तरह देखा जाता है। सही कहा। ये कहानी शायद ये कहती है कि हर इंसान के अंदर, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, एक रोशनी होती है जिसे जलाए रखने की ज़रूरत है। इसमें एक व्यक्तिगत अंतरंग स्पर्श होने की संभावना है जो इसे बहुत मानवीय बनाता है। एक और कहानी का जिक्र है, सॉफ्ट विस्पर्स, दबी हुई सरगोशियाँ। हाँ, ये क्या दर्शाती होगी? सॉफ्ट विस्पर्स ये उन अनकही बातों, दबी हुई इच्छाओं या महिलाओं के बीच होने वाले खामोश संवादों को सामने ला सकती है। अच्छा। वो बातें जो शायद जोर से नहीं कही जाती, लेकिन जिनका वजन बहुत होता है। ये उनके साझा अनुभवों, उनके रहस्यों, उनके डर और उनकी उम्मीदों की कहानी हो सकती है जो वे एक दूसरे से कानाफूसी में बांटती हैं। ये चुप्पी की भाषा को आवाज देने की कोशिश हो सकती है। और सूची में कुछ और शीर्षक भी हैं जो जीवन के अलग अलग रंगों को दिखाते हैं। ए टेस्ट ऑफ हेवन, स्वर्ग का स्वाद। हाँ, सपनों और आकांक्षाओं की बात। द श्राउड, कफन, मृत्यु और उसके पार के चिंतन को दर्शाती है। और एक बहुत ही अनोखा शीर्षक, द अरबिक टीचर इन गोभी मंचूरियन। हाँ, ये तो है। अरबी शिक्षक और गोभी मंचूरियन, ये संयोजन तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये शीर्षक अपने आप में सांस्कृतिक टकराव या सम्मिश्रण का एक दिलचस्प रूपक है। एक तरफ अरबी शिक्षक जो परंपरा, धर्म या पुरानी शिक्षा पद्धति का प्रतीक हो सकता है, और दूसरी तरफ गोभी मंचूरियन जो एक लोकप्रिय आधुनिक भारतीय चीनी व्यंजन है। बाहरी प्रभाव, वैश्वीकरण या बदलती जीवन शैली का प्रतीक। सही। ये कहानी शायद पहचान, सांस्कृतिक अनुकूलन, पीढ़ियों के बीच के अंतर या शिक्षा के बदलते स्वरूप जैसे मुद्दों को उठाती होगी। ये दिखाती है कि कैसे ये पात्र दो अलग अलग दुनियाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सचमुच एक विस्तृत फलक है जिसे ये कहानियां समेटती हैं। अब अगर हम लेखिका बानो मुश्ताक की पृष्ठभूमि पर वापस जाएं, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ। और समीक्षा में जिक्र है कि उनका लेखन बंडाए साहित्य आंदोलन से प्रेरित है। जी, बंडाए। ये आंदोलन क्या था और मुश्ताक का काम इससे कैसे जुड़ता है? बंडाए साहित्य कन्नड़ साहित्य का एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रगतिशील आंदोलन रहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विद्रोह का साहित्य या प्रोटेस्ट लिटरेचर। विद्रोह का साहित्य। हाँ, ये मुख्य रूप से 1970s और 80s के दशक में उभरा और इसने दलितों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और समाज के अन्य शोषित और हाशिए पे पड़े वर्गों की आवाज़ को साहित्यिक मंच दिया। अच्छा। इसका उद्देश्य सिर्फ यथार्थ का चित्रण करना नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष करना भी था। ये स्थापित सत्ता संरचनाओं, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव पर सवाल उठाता था। तो बानो मुश्ताक का काम वो इसी परंपरा की एक कड़ी है। बिल्कुल, उनका लेखन इसी बंडाए चेतना से अनुप्राणित है।
उनकी कहानियाँ सिर्फ कला के लिए कला नहीं है, बल्कि उनमें एक सामाजिक सरोकार, एक प्रतिबद्धता झलकती है। उनका अपना अनुभव, पत्रकार के तौर पर ज़मीनी हकीकतों को देखना, वकील के तौर पर न्याय के लिए लड़ना और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर समुदायों के साथ काम करना, ये सब उनके लेखन को प्रामाणिकता और धार देता है। हाँ, ये तो है, आता है। और इसी पृष्ठभूमि से निकली कृति को जब 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिलता है, हाँ, ये घटना अपने आप में कितनी अहमियत रखती है। सिर्फ कन्नड़ भाषा के लिए पहली बार होने से ज्यादा इसका क्या मतलब है? इसका महत्व बहुस्तरीय है। पहला, जैसा आपने कहा, ये कन्नड़ साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये कन्नड़ भाषा और साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करता है। बिल्कुल। ये दुनिया भर के पाठकों का ध्यान इस भाषा की साहित्यिक समृद्धि की ओर खींचता है। दूसरा, ये भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों और साहित्य के लिए भी एक बड़ा प्रोत्साहन है। हाँ, ये भी है। ये दिखाता है कि अगर कहानी में दम है, अगर अनुवाद उत्कृष्ट है, तो भाषा कोई बाधा नहीं है। विश्व स्तरीय साहित्य भारत के किसी भी कोने से आ सकता है। और शायद ये अनुवादकों के काम को भी एक नई पहचान देता है, उस पर भी रोशनी डालता है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। हाँ, यह अनुवाद के महत्व को रेखांकित करता है कि कैसे एक अच्छा अनुवाद दो संस्कृतियों के बीच पुल का काम कर सकता है, कैसे वह मूल कृति की आत्मा को, उसकी बारीकियों को एक नई भाषा में जीवित कर सकता है। इस पुरस्कार ने उस अनुवादक के काम को भी सराहा है जिसने बानो मुश्ताक की इन कहानियों को अंग्रेजी पाठकों तक पहुंचाया। क्या इसका असर उन मुद्दों पर भी पड़ेगा जिन्हें ये कहानियां उठाती हैं, मतलब सामाजिक स्तर पर? हाँ, यह शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह पुरस्कार सिर्फ साहित्यिक उत्कृष्टता का सम्मान नहीं है, बल्कि ये उन आवाज़ों और अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देता है जिन्हें हार्ट लैम्प सामने लाती है। जब ऐसी कहानियां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतती हैं, तो दुनिया का ध्यान उन सच्चाइयों की ओर जाता है जिन्हें शायद पहले नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करें, तो हार्ट लैम्प एक ऐसी किताब के रूप में उभरती है जो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी है, लेकिन जिसकी अपील वो सार्वभौमिक है। हाँ, समीक्षा कहती है कि भाषा सरल है लेकिन संदेश गहरा है। ये कैसे संभव होता है? यही शायद महान साहित्य की पहचान है। सरलता वो धोखा दे सकती है। सतह पर ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कहानियाँ लग सकती हैं, लेकिन बानो मुश्ताक की कलम उनमें छिपी असाधारणता को पकड़ती है। भाषा की सरलता इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाती है, लेकिन हर कहानी अपने पीछे सोचने के लिए कई परतें छोड़ जाती है। ये पाठक को किरदारों के साथ सहानुभूति महसूस करने पर मजबूर करती है, उनकी परिस्थितियों को समझने का अवसर देती है। और ये सहानुभूति क्यों ज़रूरी है आज के समय में? क्योंकि सहानुभूति वो समझ पैदा करती है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जिसका जीवन, जिसकी संस्कृति हमसे बहुत अलग है, और फिर भी हम उसके दुख, उसकी खुशी, उसके संघर्ष से जुड़ पाते हैं, तो हमारे अपने पूर्वाग्रह टूटते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि बाहरी अंतरों के बावजूद मानवीय अनुभव मूल रूप से साझा है। प्रेम, हानि, भय, आशा, पहचान की तलाश। हार्ट लैम्प जैसी किताबें एक खिड़की खोलती हैं जिससे हम दूसरों की दुनिया में झांक सकते हैं और शायद अपनी दुनिया को भी एक नए नज़रिए से देख सकते हैं। ये विशिष्ट होते हुए भी सार्वभौमिक है। तो ये किताब सिर्फ मुस्लिम महिलाओं या दक्षिण भारत के बारे में नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के बारे में है जो अपनी पहचान, अपनी आवाज़, अपनी जगह तलाश रहा है। बिल्कुल, ये उन सामाजिक संरचनाओं, परंपराओं और अपेक्षाओं के बारे में है जो व्यक्तियों को आकार देती हैं और कभी-कभी कुचल भी देती हैं। ये प्रतिरोध की, लचीलेपन की और मानवीय आत्मा की अदम्यता की कहानियाँ हैं। ये पाठक को अपने आसपास देखने और ये सवाल करने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे समाज में कौन सी आवाज़ें दबाई जा रही हैं, किनकी कहानियाँ अनकही रह जाती हैं। वाकई ये एक ऐसी किताब लगती है जिसे पढ़ना और जिस पर विचार करना वो महत्वपूर्ण है। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हर जीवन मायने रखता है, हर अनुभव का वजन होता है, और साहित्य में वो ताकत है कि वो हमें उन जिंदगियों से जोड़ सके जिन्हें शायद कभी सीधे तौर पर न जान पाए। हाँ, हार्ट लैम्प सिर्फ दिल का दिया नहीं, बल्कि शायद समाज के लिए भी एक रोशनी का काम करती है। और अंत में ये हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, साहित्य की भूमिका क्या है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन है
क्या ये सामाजिक चेतना जगाने, संवाद शुरू करने और शायद बदलाव लाने का एक शक्तिशाली औजार भी है? इन कहानियों को पढ़ने और समझने के बाद क्या हम अपने आसपास की दुनिया को, खासकर उन लोगों को जिन्हें हम अक्सर अन्य समझते हैं, एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे? क्या ये हमें सिर्फ महसूस करने से आगे बढ़कर कुछ सोचने या करने के लिए प्रेरित करेगा? ये चिंतन पाठक अपने साथ ले जा सकता है।